नमस्कार। आज हम शासन से जुड़ी एक बहुत ही गहरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको ले चलेंगे मणिपुर के एक विधानसभा क्षेत्र तामेई, जहां की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हम गहराई से देखेंगे कि वहां के लोगों, उनकी परेशानियों और उनकी राजनीति के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले तमाई की जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये मणिपुर का एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है और यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ यहाँ के लोग लोकतंत्र में अपनी भूमिका को लेकर बहुत सजग हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा इलाका विकास की दौड़ में जैसे दशकों से कहीं पीछे ही छूट गया है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो वहां के सिविल सोसाइटी संगठनों के इस एक वाक्य में है। वो कहते हैं, ये शासन नहीं, ये उपेक्षा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसे महसूस कीजिए। ये उन लोगों का दर्द है जिनकी आवाजें सालों से सिस्टम की दीवारों से टकराकर वापस आती रही हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम जमीन की अनकही कहानी से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों के जरिए इस इलाके की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पुराने चुनावी नतीजों को देखेंगे, ये समझने के लिए कि राजनीतिक उपेक्षा के पीछे असली वजह क्या है। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक असरदार शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पेश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को सिर्फ नंबरों से नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए वहां के लोगों को, वहां की मिट्टी और भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। ये स्लाइड तामे की कुछ बुनियादी सच्चाइयों को सामने रखती है। ये एक बहुत ही अलग थलग पहाड़ी इलाका है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व पूरे मणिपुर में सबसे कम है, सिर्फ 32 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना बिखरा हुआ इलाका है ये। लगभग 97% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और यहाँ के ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती और जंगलों पर ही निर्भर है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य बहुत मायने रखते हैं। हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक है और इज्जत के साथ सुने जाने का हक भी। जब किसी समुदाय को लगातार ऐसा महसूस होता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उनकी आवाज उठाना सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं रह जाता, ये अपनी सार्वजनिक गरिमा को बनाए रखने की एक कोशिश बन जाता है। तामई के लोग ठीक यही कर रहे हैं। तो जमीन को समझने के बाद अब जरा इस इलाके की नब्ज टटोलते हैं आंकड़ों के जरिए। इन आंकड़ों को एक फीवर चार्ट की तरह देखिए, जो हमें ये बताएगा कि इस निर्वाचन क्षेत्र की सेहत कैसी है और इसे तकलीफ कहां-कहां हो रही है। ये डैशबोर्ड अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ तो देखिए 2022 के चुनावों में 91.75% का जबरदस्त मतदान। ये लोकतंत्र में लोगों के गहरे विश्वास को दिखाता है। और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई है कि तमेंगलोंग जिले की साक्षरता दर सिर्फ 70.4% है, जो पूरे राज्य में सबसे कम है। और ऊंची पढ़ाई के नाम पर बस एक आर्ट्स कॉलेज। इस आंकड़े पर एक पल के लिए रुकते हैं। 91% से ज्यादा ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि तामाई के लोग राजनीतिक प्रक्रिया से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो बदलाव चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनका वोट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, 70.4% साक्षरता, राज्य में सबसे नीचे। ये वो कड़वी सच्चाई है जो दिखाती है कि इतनी ज्यादा नागरिक जागरूकता के बावजूद जमीन पर शिक्षा के अवसर कितने कम हैं। ये एक ऐसी कमी है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता है। तो ये आज की कहानी नहीं है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इतिहास की परतों को खोलते हैं। पिछले चुनावों के नतीजे ही आज की राजनीतिक हकीकत को समझने की कुंजी हैं। ये वो जनादेश की गूंज हैं जो आज भी इस घाटी में सुनाई देती हैं। ये टाइमलाइन पिछले 7 चुनावों का पैटर्न दिखाती है और ये साफ है कि ये सीट कभी किसी एक पार्टी का किला नहीं रही। देखिए, कुर्सी लगातार अलग अलग पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच घूमती रही है। इसका एक ही मतलब है, यहाँ के मतदाता किसी पार्टी से नहीं, अपनी उम्मीदों से बंधे हैं। और ये चार्ट एक और बहुत जरूरी बात बताता है, जीत का अंतर हमेशा बहुत बहुत कम रहा है। 2017 में तो ये सिर्फ 2.34% था। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा होता है। कुछ 100 वोटों का हेरफेर भी यहाँ पूरा नतीजा पलट सकता है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हो रहा है। अब उस चरण में चलते हैं जहां हम ये समझेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हम लोगों की परेशानियों को सीधे सीधे राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम की नाकामियों से जोड़कर देखेंगे। ये कोई सरकारी रिपोर्ट के पॉइंटर्स नहीं है, ये यहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत है। उनके सबसे बड़े दर्द हैं। मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं,
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, राशन कभी वक्त पर नहीं मिलता, बिजली आती जाती रहती है और सड़कें न के बराबर हैं। और इन सबसे बढ़कर लोगों के मन में ये गहरा एहसास है कि उनकी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो इन सभी तथ्यों और आंकड़ों को देखने के बाद मन में एक ही बड़ा सवाल उठता है, जब लोग अपने नागरिक कर्तव्य को इतनी गंभीरता से निभाते हैं तो उन्हें बदले में विकास और सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं? ये भारी भरकम मतदान जमीन पर ठोस नतीजों में क्यों नहीं बदल पाता? जवाब राजनीतिक सिस्टम के ढांचे में ही छुपा हुआ है। पहली वजह है वोटों का बंटवारा। हर चुनाव में कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। इससे सरकार के खिलाफ जो वोट होता है वो बढ़ जाता है और कोई भी उम्मीदवार बहुत कम वोटों के अंतर से जीत जाता है। दूसरी वजह है गठबंधन की मजबूरियां। इसका मतलब है कि राज्य में जो पार्टी सत्ता में है वो सीधे सीधे तामेई के प्रति जवाबदेह नहीं होती। उसकी निर्भरता अपने स्थानीय सहयोगी पर होती है और इस चक्कर में लोगों की असली आवाज राजधानी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ तक पहुंच गए। अब समाधान क्या है? अब वक्त है इस पूरे विश्लेषण से एक स्पष्ट, संरचित और एक्शन लेने लायक समाधान की तरफ बढ़ने का, निदान से रणनीति की ओर। प्रस्तावित शासन ब्लूप्रिंट के ये 4 रणनीतिक स्तंभ हैं। इसे आप चतुर्मुख रणनीति कह सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो चारों दिशाओं से समस्या को घेरता है। पहला, लोगों की आदिवासी पहचान और उनकी आस्था का सम्मान करना। दूसरा, विकास और कनेक्टिविटी के लिए ठोस समाधान देना। तीसरा, सामाजिक कल्याण यानी भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना। और चौथा, एक मजबूत सत्ता विरोधी गठबंधन बनाना ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। ये रणनीति लोगों के दर्द का सीधा जवाब देती है। ये उनकी शिकायतों को ठोस, समझने लायक वादों में बदल देती है। अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो वादा मिशन कनेक्टिविटी का है। राशन की कमी है तो गारंटी सबके लिए भोजन की है। क्लिनिक में स्टाफ नहीं है तो नए स्वास्थ्य केंद्र और भर्ती का वादा है। ये लोगों की समस्याओं को सीधे नीति में बदलने का एक ढांचा है। और यहीं पर शासन का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत लागू होता है, सहमति। शासन वो नहीं जो ऊपर से थोप दिया जाए। असली शासन वो है जो लोगों की मर्जी से, उनकी जरूरतों को सुनकर और उनकी दी हुई जानकारी का सम्मान करके बनाया जाए। जब कोई रणनीति लोगों की बताई समस्याओं और आंकड़ों पर आधारित होती है तो वो सही मायनों में सहमति का शासन बन जाती है। इस पूरी रणनीति का निचोड़ इस एक वाक्य में है। एक असरदार शासन के लिए दोनों चीजें चाहिए, एक जन केंद्रित विजन भी और उसे जमीन पर उतारने की सटीक, आंकड़ों पर आधारित प्लानिंग भी। यानी दिल में लोगों के लिए विजन और दिमाग में उसे पूरा करने का सटीक प्लान। और अंत में इस पूरे ब्लूप्रिंट की आत्मा को बस एक परिभाषा में समेटा जा सकता है। जन केंद्रित नेतृत्व का असली मतलब है आंकड़ों को लोगों की गरिमा में बदलना, उनकी शिकायतों को शासन का आधार बनाना और एक चुनावी जनादेश को सिर्फ जीत नहीं बल्कि लोगों की सेवा के एक मिशन में तब्दील कर देना। यही सच्चे प्रतिनिधित्व का सार होना चाहिए।